समर 19 क्वेश्चन पेपर 22, ठीक है, समर 19 है, क्वेश्चन पेपर 22 है। द डायमीटर डी ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड एज 0.0125 प्लस माइनस 1.6%। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट। तो कौन बताएगा जल्दी से आंसर, क्या आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? ओहो वाह भाई, माशाल्लाह से। सो यस, अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बताया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या था? इट वाज डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 हो जाएगा, राइट। सो डेल्टा डी हमें निकालना है, डी जो है हमें दिया हुआ है 0.0125 इंटू 100 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू ए 1.6। सो लेट्स कैलकुलेट 1.6 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.0125, और जैसे आप लोगों ने बोला एग्जैक्ट 2 इंटू 10 to the power minus 4। shouldn't I be writing this to 2.0? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट ये दी हुए, ये तीन सिग्निफिकेंट दी हुए, राइट। दो सिग्निफिकेंट कर दो ना, इसको 2.0 कर दो ना। एब्सोल्यूट शुड बी वन सिग्निफिकेंट फिगर, हमेशा एब्सोल्यूट हमेशा वन सिग्निफिकेंट लिखेंगे, इसको हमेशा 2 × 10⁻⁴ लिखेंगे, ठीक है। पूरे कोर्स में एक ही चीज का बस रूल चेंज है, वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। The cylinder in A stands on a horizontal surface. The pressure P exerted on the surface by the cylinder is given by P equals to 4W upon pi d square. The measured weight of the cylinder is this much. Calculate the pressure P. आसान कोसान, pressure P equals to 4, weight जो है वो 0.38 है, pi d square क्या है, d square हमने ऊपर देखा था was 0.0125, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होता है, उसमें गलती से कन्वर्जन भूल जाते हैं, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, लेकिन मेक श्योर कर लीजिए। हम आंसर क्या है? 3096.51, which is coming out to be a 3100, correct to two significant, very good. Determine the absolute uncertainty in value of P. अच्छा, absolute uncertainty in value of P कैसे आएगी? It will come through delta P upon P will equals to delta W upon W plus 2 times delta D upon D, right? Actually, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हमें सब चीजों में जो जो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है उसकी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जैसे 1.6 तो परसेंट में दे दी है, इसकी भी परसेंटेज भी दी है, तो ऐसा करते हैं इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में बदल देते हैं फॉर्मूला को। सो लेट्स जस्ट से कि यार यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100 इज 2.8, दिस इज 2.8 plus delta d upon d into 100 was 1.6. So let's just plumb this over here, 1.2 times 1.6, and एक और काम कर लेते हैं, डेल्टा p एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं। So delta p equals to divided by 100 and then into the pressure P, which came out to be 3096.51. What's the answer coming out to be? 190, really? 190 आ रहा है एग्जैक्ट। चेक दिस, आंसर क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 190 आ रहा है, रियली? 1.6 divided by 100 3096.51, 186 आ रहा है, राइट? 185, 186, 186 है एक्चुअली। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी कोडेड टू 1 SF, तो 190 नहीं लिखेंगे इसको, हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है अब्दुल्ला, we will write this to 200, right? This is going to be 1 SF value. So इसका जो है वो ख्याल रखना है। तो आंसर कैसे लिखते हैं? 3100 प्लस माइनस 200 करके लिखे आते हैं, अगर लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली moving onwards, state Newton's second law of motion. What was Newton's second law of motion? We don't remember Newton's second law of motion. Force was the force is the rate of change of momentum, जो फोर्स की डेफिनेशन भी होगी अगर आ गई हमारे पास, ठीक है जी।
अच्छा उसके बाद क्या है, अ कार ऑफ मास 850 kg tows a trailer in a straight line along a horizontal road as shown in figure 2.1। ठीक है जी। तो गाड़ी है, टो बार है और ट्रेलर है, और इसको जो है वो हम खींच के आगे लेके जा रहे हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द कार एंड ट्रेलर आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल टो बार। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर अ पार्ट ऑफ इट्स जर्नी शोन फिगर 2.2। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गाड़ी का जो है वो कुछ ऐसा बना है। ठीक है जी, काफी साफ सुथरा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। तो t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स तक हाउ डू आई वर्क आउट व्हाट इज द डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ। सो लेट्स यूज द एरिया इन द ग्राफ। दूसरी बात ये इसमें जस्ट डोंट मेक द मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस 8 से शुरू करी, राइट, ये 0 से शुरू नहीं हुई है वाई वाली एक्सिस। तो मेक श्योर कीजिएगा कि डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग दिस लेंथ एज 1 एंड दैट लेंथ एज 5। मेक श्योर आप 9 और 13 ही इस्तेमाल करके आओ एज दीज बोथ एक्स। ये हमें ट्रेपीजियम दिख रहा है, these two sides are parallel, this is parallel to this is 8 and this is 13। और हाइट क्या है, हाइट जो है वो 10 मीटर आ रही है, 10 सेकेंड आ रही है, और सब कुछ एसआई बेस यूनिट्स में ही है। सो लेट्स डू इट जल्दी से। एरिया विल इक्वल्स टू हाफ 9 प्लस 9 था, 8 क्यों लिखा है मैंने, 8 कल किस लिख किया, 9। तो हाफ 9 प्लस 13 एंड देन दी हाइट वाज 10 इंटू 10। सो मिसबा ने आंसर दिया है कि आंसर आ रहा है 110 मीटर्स। ठीक है जी, वेरी गुड। आज आगे चलते हैं, एक सेकेंड, अब्दुल हादी भी आ गए हैं। अच्छा, at time t equals to 10 seconds, the resistive force acting on the car due to air resistance and friction is 510। तो resistive forces total जो है वो 510 है। The tension in the tow bar is 440 newtons। For the car at time t equals to 10 seconds, use figure 2.2 to calculate the acceleration। तो गाड़ी की acceleration कैसे निकलेगी इस फिगर से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से acceleration कैसे निकाली थी? Using the gradient, yes, we shall be using the gradient. Sir, which paper is this? This is मेरा बच्चा summer 19 question paper 22। अच्छा, ये पॉइंट आ रहा है 10,13 और ये पॉइंट आ रहा है 0,9। ठीक है, 0,9। लेट्स वर्क आउट द ग्रेडियंट। t इक्वल्स टू 10। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है? ग्रेडियंट निकलता है यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? y2 इज 13 माइनस 9 divided by x2 minus x1, that's 10 minus 0। So 10 minus 0, we are getting 0.4। So 0.4, is this answer correct? 0.4 लिख के छोड़ के आ जाओ, सही है, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। 11 12 13 14, तो बीच में 10.5 आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस एक्सिस टू 3 सिग्निफिकेंट 10.5। यू कैन रीड दिस एक्सिस टू ऑल्सो टू सिग्निफिकेंट 8.2। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रीडिंग 8.2 आएगी। ठीक है, तो हम टू सिग्निफिकेंट ये आ रही है, थ्री सिग्निफिकेंट ये आ रही है। बाकी हमने क्या इस्तेमाल किया है बाकी, हाँ, तो वी हैव गॉट थ्री सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट, तो मैं इसको जबरदस्ती टू सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंस करके आना पड़ेगा, 0.40 लिखना पड़ेगा। अच्छा, यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। इफ आई हैव गॉट द एक्सेलरेशन, हाउ डू आई गेट द नेट फोर्स ऑन द कार? एक्सेलरेशन से फोर्स कैसे निकाले थे, नेट वाली, एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। सो फोर्स जो है वो हमें निकालनी है, मास जो है वो हमें दिया हुआ था 850 दिया हुआ था, आई गेस 850 केजी की गाड़ी थी। सो 850 केजी की हमारी गाड़ी, और उस पे एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 है। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 340 न्यूटन्स। थैंक यू। अब आ जाते हैं, शो दैट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1300 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द कार बाय इट्स इंजन। उससे पहले लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कार। 440 न्यूटन टेंशन थी, 510 एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन थी। आचरी, सो टेंशन और फ्रिक्शन कैसे मार्क करूंगा, किस डायरेक्शन में? गिवन ऑब्वियसली गाड़ी यूं चल रही होगी, राइट, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इन दिस डायरेक्शन।
टेंशन टुवर्ड्स द ट्रेलर, ओके, टेंशन वी विल मार्क टुवर्ड्स द ट्रेलर, टेंशन ऐसे आ गई ट्रेलर की तरफ, और फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस व्हाटएवर, that will always also be marked opposite to the direction of motion. So friction भी हमारी यूं ही है in the backward direction. ठीक है, so this is that. ये दोनों आ गई हैं फोर्सेस. लेट्स मेक अ कन्वेंशन, लेट्स से हमारी आगे की तरफ फोर्सेस जो होंगी या जो भी हम आगे की तरफ कर रहे हैं वो पॉजिटिव है. ऑब्वियसली ये दोनों पीछे रहते गाड़ी को आगे जो चला रही है वो होगी वो थ्रस्ट फोर्स जो गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. और वही उन्होंने बोला है भाई ये निकाल के दो ये थ्रस्ट फोर्स क्या है, राइट. सो हमारी जो नेट फोर्स है वो क्या है, वो ये है थ्रस्ट फोर्स माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन. इट इज द थ्रस्ट फोर्स माइनस द फ्रिक्शन माइनस द टेंशन. अच्छा, नेट फोर्स आ रही है 340, थ्रस्ट फोर्स हमें निकालनी है. फ्रिक्शन जो थी हमें क्या दी हुई थी, 510 दी हुई थी, और टेंशन हमें दी हुई थी 440. आज वी गेटिंग द एफ टी एज 1300 न्यूटन्स. Yes, we are getting 1300 newtons. So shown. Determine the useful output power of the engine. तो इंजन की पावर कैसे निकालेंगे, FV, perfect. So we will be using power equals to FV. Power equals to FV. अच्छा, इंजन की फोर्स जो है वो तो 1300 है, ठीक है, तो 1300 ही डालेंगे, नेट फोर्स नहीं डालेंगे. 1300 ही आ गई हमारी फोर्स. वेलोसिटी क्या है, उन्होंने बोला था टाइम 10 सेकंड्स पे लेके ये सब कैलकुलेशन करो. तो टाइम 10 सेकंड्स पे क्या आ रही है वेलोसिटी भाई, टाइम 10 सेकंड्स पे वेलोसिटी जो थी वो 13 थी. लेट्स पुट इन दिस. सो 1300 into 13, व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग. आई बिलीव दिस आंसर इज गोइंग टू बी 16,900. राउंड ऑफ करके बता दें क्या लिखूंगा मैं इसको, 17,000. You can either write 17,000 or you can also write 1.7 into the power 4. Whatever is suitable to you. मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ वाले क्या रहा हूँ, ठीक है. बस चलिए आ जाती है ऑन दिस. A short, अभी भी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ माशाल्लाह, बड़ा क्वेश्चन है. A short time later the car in B is traveling at a constant speed and the tension in tow bar is 480 न्यूटन. आज चलिए, ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, हाँ ट्रैवल कर रही थी कांस्टेंट स्पीड, 14 की ट्रैवल कांस्टेंट स्पीड ट्रैवल कर रही थी, ठीक है जी. बोल क्या रहे, टेंशन इन द टो बार इज 480. इस दौरान टेंशन जो थी वो 480 थी, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है. द टो बार is a solid metal rod that obeys Hooke's law. Some data for the tow bar are listed below. Young modulus this, original length this, cross section area this. Determine the extension of the tow bar. Easy peasy. Young modulus equals to force into original length upon area into change in length, right? अब young modulus क्या है, वो है 2.2 into 10 to power 11. फोर्स क्या दी हुई है, उन्होंने टेंशन फोर्स दी हुई है 480. ओरिजिनल लेंथ क्या है, वो दी हुई है 0.48. एरिया क्या है, एरिया भी दिया हुआ है, डायमीटर भी नहीं बताया, मतलब इस क्वेश्चन को दिया क्यों है पता नहीं, समझ से बाहर है. 3 into 10 power minus 4. और डेल्टा एल हमें निकाल लेना है. सो लेट्स वर्क आउट दिस डेल्टा एल के ये आ क्या रहा है. What is the delta L coming out to be? कैलकुलेट, किसी के पास आंसर आया, लेट्स डू इट जल्दी से. 480 into 0.48 upon 3 minus 4 into 2.2 into the power 11. We are getting 3.49 into 10 to the power minus 6. ये क्या होगा भाई, किसी ने आंसर नहीं दिया. एंड देन इसको लिखेंगे कितना, दिस वी विल राइट टू 3 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट लिख देते हैं 3.5 into 10 to the power minus 6, राइट. -6 है, नॉट -4, -6 है, ठीक है. चलिए आ जाते हैं अब हम इधर. The driver of the car sees the pedestrian standing directly ahead in the distance. The driver operates the horn of the car from time t equals to 15 to time t equals to 17. The frequency of the sound heard by the pedestrian is 480 Hz. ये frequency थी जो उसने observe करी.
The speed of the sound in the air is this much. Calculate the frequency of the sound emitted by the horn. किस चीज का सवाल है ये? डॉपलर इफेक्ट। तो अब अंदाजा हो भी रहा होगा कि हर पेपर 2 में क्वेश्चन एक चीज का किसका आता है, डॉपलर का जरूर आता है। तो V अपॉन, अच्छा, ये द ड्राइवर ऑफ द कार सीज डायरेक्टली अहेड, यानी इसको अप्रोच कर रहा था, राइट? सो विच फॉर्मूला शुड आई यूज? V minus Vs. I will be using V minus Vs and then Fs. ठीक है जी, ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दी थिंग्स। एफ ओ उन्होंने बोला है वो 480 है, वी हमें बताया है भाई वो 340 है, ये वाला बी वी ये भी 340 है। वी एस जरा देखने उन्होंने बोला है 15 से 17, 15 से 17 क्या आ रही है हमारी? 15, ओके 15 टू 17 यही आ रहा है, राइट? दिस इज 15 और ये 17 होगा, तो यही आ रही है 14 आ रही है हमारी वी एस। सो दी 14 वी एस और एफ एस हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। सो एफ एस जल्दी से निकाल लेते हैं। 480 इंटू 340 माइनस 14 divided by 340, we are getting 460, right? 460 hertz। ये हो गया 14 मार्क का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक्चुअली फिर एक ब्लैंक पेज दिया है, कर्टेसी ब्लैंक पेज, मे बी इट हेल्प्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। तो डेफिनेशन क्या थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको अक्सर बच्चे गलत लिख के आते हैं। whole body is assumed to act, okay ji, so it is the point through which, yes, it is the point through which the whole weight of the body is assumed to act, ठीक है जी। Very very important, this loves assumed, this is not where it is from acting, it is only assumed to act from there। A uniform square sign with sides of length 0.68 meters is fixed at its corner points A and B to a wall। A and B पे ये fixed है। The sign is also supported by a wire CD as shown in figure 3.1। बहुत अच्छी इलेबोरेट डायग्राम दी हुई है। ये साइन है ए बी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक वायर है जिसमें 15 न्यूटन की टेंशन है, 35 डिग्री पे इंक्लाइन है, 0.68 ये साइड है, 0.68 ये साइड है, यानी ये स्क्वायर है। और इसका हमें दिखाया हुआ है कि यूनिफॉर्म था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ से मार्क करी हुई है? इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर में से मार्क करी हुई है, ठीक है जी। सब कुछ उन्हें दिखा दिया, सब कुछ बता दिया है, नीचे वही बातें लिखी हुई हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द साइन एट बी इज ओनली इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, उन्होंने बोला जो बी पे जो फोर्स लगती है वो सिर्फ ऐसी है इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वो आड़ी टेढ़ी कैसी भी नहीं है, वो हमेशा ऐसी है। सो दिस इज द फोर्स एफ बी, ठीक है। तो ये भी बता दिया, वेरी गुड हो गया, अच्छी बात हो गई। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द वायर। हाउ डू आई वर्क आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन? 54 sine 35, yes, so this is FB. Let's resolve this. So this is like this and this is like this. This shall be 54 sine 35 and that shall be 54 cos 35. So let's do that। 54 sine 35 लिख देते हैं, 54 sine 35, the answer that we are getting is 30.9, 30.9 आ रहा है, तो let's write that down to 31, right? Because 2 is significant, so 31, yes। Explain why the force on the sign at B does not have a moment about point A। तो अगर हम point A को pivot बना दें, तो why this force at B does not have a moment about A? Why does this force not have a pivot for a moment about A? Not perpendicular. The line of action of B passes through A. Yes, so I will go with Eamon's answer, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। Perpendicular नहीं,
वी जस्ट वांट के उसका कुछ ना कुछ मोमेंट आर्म हो, ठीक है जी। सो विल राइट के द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी passes the line of action of the force at B passes through A, ठीक है जी। उसके बाद by taking moments about point A show that the weight W of the sign is 150 newtons, ठीक है जी, दिखा देते, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर हम ए पे वेट रख देते तो देर आर टू थिंग्स जो बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। मुझे ना ए पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे फोर्सेस जो बी पे एक्ट कर रही हैं वो भी कैलकुलेट करनी नहीं है। बाकी सारी फोर्सेस को फिर आप देखते हैं। अच्छा जी, ना अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब देख लेते हैं कौन से क्लॉकवाइज है कौन से एंटी क्लॉकवाइज है, एंड देन लेट्स स्टार्ट डूइंग देम। अच्छा एक सेकेंड, ये आ गया। अच्छा, नाउ दिस वन द 54 sin 35 वाली दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो लेट्स राइट दैट डाउन, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये वाली कैसी है? ये वाली भी एंटी क्लॉकवाइज है अपेरेंटली, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। let's look at the weight. The weight is okay, the weight is clockwise, so let's write that down. The weight is clockwise. Let's do this. तो 54 sin 35 का मोमेंट आर्म 0.68, 54 cos 35 का मोमेंट आर्म 0.68, so the both the anti-clockwise forces, so let's do that जल्दी से। 54 sin 35 उसका मोमेंट आर्म क्या है, वो है 0.68। फिर 54 cos 35 वाली का भी मोमेंट आर्म क्या है, वो भी है 0.68। और जो वेट है उसका मोमेंट आर्म जो है वो आधा होगा, राइट, बिकॉज इज यूनिफॉर्म, तो ये आधा होगा इसका, सो इसका आधा क्या आ रहा है, 0.68 का आधा इज 0.34 आई प्रिज्यूम, सो दिस शैल बी weight into 0.34. Let's work out what the weight is coming out to be. We need to show that it's coming out to be 150 Newton. Let's show. So 54 sine 35 into 0.68 plus 54 cos 35 into 0.68, then divided by a 0.34, and that is working out to be 150.41. So yes, the weight is 150 Newton. फिर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द साइन एट पॉइंट्स ए एंड बी। ओके जी, तो एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि हमने कहा नेट मोमेंट जो है वो इसका बराबर होगा, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होंगे। एक कंडीशन कि वी कैन आल्सो यूज नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, राइट। वो कह रहे हैं टोटल वर्टिकल फोर्स बता दोनों पॉइंट्स पे, तो वो कैसे निकालेंगे, बाय वर्किंग इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन भी जीरो होगी और नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगी। हम कंसर्न है अभी इस वाले डायरेक्शन के लिए। लेट्स सी कौन कौन सी वर्टिकल है, एक ये वर्टिकल फोर्स है, एक ये वर्टिकल फोर्स है, और दो ये वर्टिकल फोर्सेज होंगी जो ए और बी पे होंगी, राइट। सो the force vertically that is at A plus B will be equals to 54 sin 35 which is 31, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो ना, तो लेट्स मेक अ कन्वेंशन है इसके लिए, ठीक है जी, क्योंकि हो सकता है कोई फोर्स ऊपर हो कोई फोर्स नीचे हो, मसला बन जाएगा। तो कन्वेंशन में लेते हैं, नेट फोर्स हमारी जीरो है, नेट फोर्स क्या आ रही है हमारी, हमारी नेट फोर्स आती है ये 54 साइन 35 वाली पॉजिटिव लेंगे, सो इट विल बी पॉजिटिव 31। फिर वेट जो है वो डाउनवर्ड्स है तो वो नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव वेट। और जो ये है दोनों, ये हमें पता नहीं है तो इनको बस प्लस एफ ए बी कर लेते हैं, ठीक है जी। और वेट जो था वो 150 न्यूटन था, सो प्लस 150, एंड नेट फोर्स पता है हमें जीरो होगी, राइट। सो बेसिकली 0 माइनस 31 माइनस 150 विल इक्वल्स टू, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, ये माइनस था इधर, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, विल इक्वल्स टू एफ ए बी। व्हाट्स द फोर्स कमिंग आउट टू बी,
120 आई बिलीव दिस इज वर्किंग आउट टू 119. हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 120. The sign is held together by nuts and bolts. One of the nuts falls vertically from rest to a distance of 4.8. Upward forces को down forces से हो सकता है. Yes, yes, उससे भी हो सकता है. Basically किया यही है कि then I take this to the other side ना. So basically you could have said कि FB and A वाली फोर्स वर्टिकल है तो ये दोनों सॉरी अपवर्ड्स. सो अपवर्ड्स ये वाली प्लस ये अपवर्ड्स इक्वल्स टू दिस डाउनवर्ड्स. तो FB प्लस FA प्लस 54 साइन 35 विल इक्वल टू W. उससे भी किया जा सकता है. ठीक है. आई जस्ट डिड थोड़ा सा और लॉजिकल तरीके से, बट किसी को जिस तरह भी क्लिक करता है वो कर सकता है उस तरीके से. The sign in B is held together by nuts and bolts. One of the nuts falls vertically from rest to a distance of 4.8 meters to the pavement below. The nut lands on the pavement with a speed of 9.2 meter per second. Determine for the nut falling from the sign to the pavement the ratio change in gravitational potential energy upon final kinetic energy. Change in gravitational potential energy is given by mg delta h. Final kinetic energy will be given by half mv square. राइट. सो मजे की बात m और m कैंसिल बोर्ड ने दिया हुआ नहीं था तो हमें कैलकुलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. 9.81 हाइट जो है वो 4.8 दी हुई है. हाफ वेलोसिटी क्या दी हुई है हमें हमें दी हुई है 9.2 स्क्वायर. परहैप्स अ वेरी इजी क्वेश्चन प्लग इन करना था. 4 मार्क्स का. एक सेकेंड. नो वे. एक सेकेंड. 4 मार्क्स का ये सवाल दिया हुआ है. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बनता देख ले. Sign is held together by nuts and bolts. One of the nuts vertically forms the nut lands on the pavement. ठीक है. यही करना है. What's the answer coming out to be? 1.1. 1.11. ठीक है. So let's quote this to 2 significant. This shall become 1.1. 4 मार्क्स समझो फ्री के मिले हैं. राइट. कुछ भी ना करे बगैर 4 मार्क्स मिल गए हमें काफी आसानी से. एग्जामिनर का जो है वो एग्जामिनर को कुछ हो गया था इस दौरान. For a progressive water wave state, what is meant by displacement? What is meant by amplitude? What is meant by displacement? What is meant by amplitude? Distance traveled from mean position. तो displacement क्या थी? It is the distance moved by a particle. क्योंकि displacement है तो in a specific linear direction. In a specific linear direction. This is moved by a particle in a specific linear direction from its mean position. And what is amplitude? So it will just be the maximum displacement. Yes, maximum displacement of a particle on the wave. अच्छा जी. Two coherent waves x and y meet at a point and superpose. The phase difference between the waves at the point is 180 degree. 180 degree. यानी मतलब क्या हुआ? They will destructively interfere. Destructive interference. अच्छा फिर क्या कह रहे हैं? Wave x has amplitude this much and intensity this much. Wave y has amplitude this much. Calculate in terms of I the resultant intensity at the meeting point. So resultant intensity, which concept or which formula will I be using? I upon A. So we shall be using that I1 upon A1 square will equals to I2 upon A2 square. Right? Yes. So I1 upon A1 square will equal to I2 upon A2 square. Okay. अब हमने क्या कहा? उन्होंने बोला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ढूंढनी हमने. राइट. अच्छा पहले तो I1 वी हैव बीन गिवन पूरी पूरी इंफॉर्मेशन वेव एक्स के लिए. तो I1 में तो उठा के डालते हैं. I1 क्या है? वो I है. A1 क्या है? वो 1.2 है होल स्क्वायर. ठीक है. I2 लेट्स से वी आर गोइंग टू कॉल I2 एज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. मैं लिख रहा हूँ I रिजल्टेंट. ठीक है. उसका एम्पलीट्यूड. हाउ विल आई गिव द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव?
एम्पलीट्यूड कहाँ से लाऊं रिजल्टेंट वेव का? algebraic sum. Yes. So when two waves superpose, the resultant displacement is the algebraic sum. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी बात ये मेक श्योर करनी है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, राइट. सो दैट मीन्स ये दोनों एम्पलीट्यूड्स सब्ट्रैक्ट होंगे. सो दैट मीन्स 3.6 माइनस 1.2 होल स्क्वायर. आपको सब्ट्रैक्ट करना लाजमी है, ठीक है. अलजेब्रिक सम का मतलब ये नहीं है कि जस्ट सम. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू सी कौन सा फेज डिफरेंस था क्या नहीं. जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास आई आर क्या आ जाएगा. आई जस्ट कैलकुलेट दिस आई आर. ये आ रहा है आई अपॉन 1.2 स्क्वायर विच इज, या बल्कि 4 आई आ रहा है, ठीक है जी. लेट्स जस्ट डू दैट. 1.2 स्क्वायर इज 1.44 और आई आर जो है वो क्या आ रहा है, 3.6 minus 1.2 whole square, that is 5.76, and therefore IR is working out to be A4I. तो 4I. अच्छा, दूसरी बात ये, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, तो 4.0I लिख दिया जाता है. यस, 4.0I. उसके बाद monochromatic light is incident on a diffraction grating. Describe the diffraction of the light waves as they pass through the grating. तो how did you write this answer? जो diffraction वाला आंसर था, when diffraction happens, तो उसका आंसर कैसे लिखते थे? How describe this diffraction, कैसे हो रही है, बार बार पूछता है एग्जामिनर, फर्स्ट की तरह पूछता है बार बार. Geometric shadow. So you will always be writing, क्योंकि diffraction grating है, so as the light passes through the slits, it spreads into its geometric shadow. ठीक है जी. इसके बाद मुझे एक बात पूछनी है, एक क्वेश्चन पढ़ो जरा मेरे साथ. A parallel beam of light consists of two wavelengths, this and this. The light is incident normally on a diffraction grating. Third order diffraction maxima are produced for each of the two wavelengths. No higher orders are produced for either wavelength. Determine the smallest possible line spacing D of the diffraction grating. Do you remember this question? हमने क्लास में किया था ये वाला, याद है आप लोगों को? Yep, so let's start doing them. अच्छा, हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रही हैं थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा है और दो वेवलेंथ्स हैं, दोनों को इंसिडेंट करते हैं ऑन दिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ठीक है. एंड दे आर आस्किंग यू कि भाई आप हमें जो है क्या निकाल के दे दो. अच्छा, दे टेलिंग यू, ओके 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 ओके, एक सेकंड. थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा ये बोल रही हैं कि ये थर्ड ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, इससे बड़ा ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है दोनों के लिए. सो दैट इज वेरी गुड. ये अब हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है क्या पता है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. सो देयरफॉर द एन मैक्स जो आता है वो आता है एट अ थियोरेटिकल 90. सो एन मैक्स लैम्डा. तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है डी इक्वल्स टू एन मैक्स अपॉन एन मैक्स लैम्डा. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स यूज दिस फॉर बोथ ऑफ देम. हमें निकालनी है डी फॉर बोथ ऑफ देम, तो डी निकाल ले. तो दोनों के लिए भाई कह रहे हैं पहली वाली की भी थर्ड है मैक्सिमम, उसकी लैम्डा क्या थी, उसकी लैम्डा 540 इंटू 10⁻⁹ थी. और दूसरी वाली के लिए डी भी निकाल लेते हैं कि उसके लिए क्या चाहिए हमें, तो वो भी 3 इंटू 630 इंटू 10⁻⁹ आ रही है. 1620 इंटू 10⁻⁹. ये कैसे आ रहा है, 1.620 होगा, 1.62 होगा इंटू 10⁻⁻⁶, राइट. और 1.89 इंटू 10⁻⁻⁶. ठीक है जी. अच्छा, ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर. अब इसमें से आंसर कौन सा चूज करूं, क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो एक ही है, आंसर तो डी का एक ही लिखना है. विच वन शुड आई बी चूजिंग? एमन कह रही है 1.89 चूज करें. ऐसा क्यों भाई, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? मिसबा कह रही है 1.62 चूज करें. मिसबा ये सवाल भूल चुकी हैं जो हमने क्लास में किया था. आई क्या बोलेंगी? आई चली गई है.
ओके, मुझे पता ही चला था। तो we shall be choosing 1.89, we shall be choosing 1.9 into 10 to power minus 6. तो आई एक्सप्लेन दिस, अब्दुल हादी ने हमारे साथ ये नहीं किया था, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो यू कैन सी कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज एन मैक्स दोनों का सेम है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट। अच्छा, नाउ इफ यू हैव अ बिगर लैम्डा यू नीड अ बिगर डी। सो इफ यू हैव 540 से बड़ा 630 नैनोमीटर का लैम्डा है, तो यू विल बी नीडिंग द बिगर डी टू प्रोड्यूस द सेम 3 वाली उसकी मैक्सिमम। अगर मैं छोटी प्रोड्यूस ले लूंगा तो छोटी वाली इसका तो थर्ड ऑर्डर बना देगी, लेकिन छोटी वाली इसका थर्ड ऑर्डर नहीं बना पाएगी। इसके लिए मुझे यही चाहिए, एंड देन वो उसका भी ऑटोमेटिकली थर्ड ऑर्डर इसमें बन जाएगा। सो यस, आई विल बी चूजिंग दिस बिगेस्ट वन, ताकि इसका भी बन जाए लाजमी और उसका भी बन जाए लाजमी। तो मैंने 1.9 इंटू 10 पावर -6 लिख दिया है। Record. The beam of light in C2 is replaced by a beam of blue light incident on the same diffraction rating. State and explain whether a third order diffraction maxima is produced for this blue light. तो blue light के लिए third order बनेगा? Yes, वो क्यों? Blue light की average wavelength is 450 nanometers. It's even less than, yes, so it's even less than that 540. तो जब इस वाली में 540 का बन रहा है तो लाजमी 540 से सारी छोटी वाले को भी बनेगा। So therefore blue light का भी बनेगा। So yes, as blue light has even shorter wavelength than 540 नैनोमीटर्स। ठीक है जी, आ जाते हैं हम इधर। स्टेट कर्शॉफ सेकंड लॉ अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टेट किया था, क्या था? सम ऑफ ई एम एफ्स इक्वल्स टू सम ऑफ पी डीज इन ए क्लोज्ड लूप। ठीक है ठीक है, किसी को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो माजरत, मुझे बहुत रोजा लग रहा है अभी, तो थोड़ी देर एक गंदी राइटिंग सह लें। A battery of electromotive force EMF 5.6 volts and internal resistance R is connected to two external resistors as shown in figure 5.1. दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 90 और 118, और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और बैटरी है 5.6 वोल्ट मीटर यू कनेक्टेड है। द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 4.8। बड़ी अच्छी बात बता दी, बड़ी काम की बता दी, ये बोल रहे हैं 4.8 ही है। ठीक है जी। Calculate the combined resistance of the two resistors connected in parallel. I believe we will be using 1 upon 90 plus 1 upon 18 whole inverse, right? So what is this answer coming out to be? The second last question. Wow, we went through that paper fast. 15, yes, so 15 ohms, perfect. फिर बोल रहे हैं द करंट इन द बैटरी। करंट कैसे निकालेंगे बैटरी में भाई? what is this current in the battery? I V upon R, so 4.8 ही दिया हुआ। 4.8 बैटरी ये का टर्मिनल वोल्टेज भी है, और ये 4.8 क्या है, इन दोनों रेजिस्टर्स का भी वोल्टेज है। सो वी विल बी यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर। V इज 4.8, I हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमने अभी निकाली उन दोनों रेजिस्टर्स की मिला के, दैट वाज 15। सो व्हाट्स द करंट कमिंग आउट टू बी? अगेन राइटिंग मुझसे नहीं हो रही है, एक सेकेंड। I इक्वल्स टू 0.32 थैंक यू। सो 0.32 एम्पेयर्स। फिर क्या आ रहा है? शो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? एनी फॉर्मूला दैट कम्स टू माइंड? V E minus IR, yes. जो मिसबा ने फॉर्म दिया है वो सही दिया है। शी इज सेइंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज गिवन बाय E minus IR। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 4.8, 8 बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है। 4.8 बैटरी का ईएमएफ क्या था? बैटरी का ईएमएफ अल्लाह जाने, क्या था बैटरी का ईएमएफ? 5.6 था। 5.6 का ईएमएफ 5.6 × 10 - 4 बैटरी का ईएमएफ 5.6 था।
करंट जो था वो 0.32 है, पूरा सीरीज सर्किट है, सब में से वही करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आर। सो 4.8 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय माइनस 0.32, आर वी गेटिंग 2.5 ohms। पॉइंट आ रहे, 4.8 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय माइनस 0.32, 2.5। ठीक है जी। अच्छा जी। Determine the ratio of power dissipated by internal resistance R over total power produced by battery। ऊपर वाला क्या फॉर्मूला, नीचे वाला क्या फॉर्मूला? अच्छा, गिवन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, आपको करंट पता है इन द सर्किट दैट इज 0.32, आपको इसकी रेजिस्टेंस बदल गई है दैट इज 2.5, और सो आई स्क्वायर आर फॉर द टॉप वन एंड बॉटम वन के लिए वी आई कैन ये एम एन, तो यू गाइस आर करेक्ट, वी शैल बी यूजिंग आई स्क्वायर आर फॉर दिस एंड आई वी फॉर द बॉटम वन। आई स्क्वायर आर बिकॉज वी नो द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, वोल्टेज पता तो वो भी लगा लेते अगर वोल्टेज हम, लेकिन अब इसका नहीं पता है, और आई वी भी लगा रहे क्योंकि वोल्टेज नहीं पता अगेन इसका, और बैटरी के लिए सिर्फ यही लगता है। सो आई स्क्वायर आर, आई इज 0.32 होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस इसकी 2.5 है, बैटरी जो है वो भी 0.32 करंट दे रही है, और उसकी जो ईएमएफ थी दैट इज अ 5.6 वोल्ट्स। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? 0.14, थैंक यू मिसबा, 0.14। The battery in B is now connected to a battery of EMF 7.2 volts and internal resistance 3.5 ohms. The new circuit is shown in figure 5.2. Determine the current in the circuit. How do you think we can determine the current in the circuit? कौन सा सबसे आसान तरीका होगा? और आई होप ये भी क्वेश्चन याद आ रहा हो, ये भी हमने क्लास में किया था, हमने अच्छा खासे क्वेश्चन क्लास में किए हैं, मैंने तो सब करवा दिया क्लास में। When we have two batteries, what concept should we use to easily do questions? कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? अभी पहला सवाल भी उसी के बारे में था। In this question, KVL, we will be using Kirchhoff's voltage law। अच्छा, let's make a battery as reference। I am calling this battery reference, और मैं इसका प्लस माइनस मार्क कर रहा हूँ, सिमिलरली इसका भी प्लस माइनस मार्क कर रहा हूँ। इस रेफरेंस बैटरी को इस्तेमाल करके बाकी सारे रेजिस्टर्स की पोलैरिटी मार्क करते हैं। सो अगर इधर से जा रहे हैं तो प्लस इधर से गया, ये वाला एंड प्लस, वो वाला एंड माइनस, प्लस इधर से जा रहा है तो ये वाला एंड प्लस और ये वाला एंड माइनस। चलिए फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि हमारा डायरेक्शन ऑफ लूपिंग क्या है, लेट्स गो विद दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज। एंड लास्टली क्या कहते हैं, व्हील से कि जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मैं उसको एक पॉजिटिव वोल्टेज अज्यूम करूंगा। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं इस रेफरेंस बैटरी के अंदर से जा रहा हूं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव 5.6। देन इसमें से जा रहा हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो आई विल टेक दिस, अच्छा करंट एक अज्यूम कर लेता है, लेट्स से देयर इज अ करंट आई इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। जो भी हमारा लूपिंग डायरेक्शन उसमें कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर माइनस आई इंटू 2.5, राइट, करंट नेगेटिव, क्या कह रहा हूँ, वोल्टेज का नेगेटिव मिलेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस आई इंटू 2.5। फिर इधर से गए 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 इसके अंदर भी माइनस से पॉजिटिव जाओगे, सो माइनस आई इंटू 3.5। और फिर क्या है, हम जाएंगे इधर से इधर, सो इट्स गोइंग टू बी -7.2, राइट, इसकी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, एंड दिस होल विल कंप्लीट आवर लूप दैट शुड बी इक्वल्स टू ए 0। सो 5.6 minus 7.2 will equals to 2.5 plus 3.5, I believe that should be a 6। And then let's find out the current। करंट क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी करंट की, राइट, ऐसा ही है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना सही था, नेगेटिव क्यों आ रहा है यार? आर वी गेटिंग नेगेटिव 0.267, नेगेटिव 0.267 यही आ रहा है, नेगेटिव 0.267 आ रहा होगा, राइट। अच्छा, नाउ व्हाई आर वी गेटिंग अ नेगेटिव, नेगेटिव तो आता ही था करंट, ये हमने क्वेश्चन क्या गलत कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, ये आंसर सही है। नेगेटिव की सिग्निफिकेंस क्या थी इसमें?
करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपने कहा था कि करंट यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने क्लॉकवाइज लूपिंग ऐसे कहा थी, तो ये केवीएल आपको बता रहा है नहीं, आपकी करंट की डायरेक्शन गलत है, करंट आपका यूं जाएगा, ठीक है, इट्स जस्ट टेलिंग यू the current is anti-clockwise. Yes, Evan. So your answer is not wrong. You just need to quote the positive answer. Negative पॉजिटिव आएंगे केवीएल केसीएल में, उसमें घबराना नहीं है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है, दैट्स ऑल. चलिए इधर आ जाते हैं. State what is meant by field line of force, electric force has two regions, blah 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 blah, a particle p है. अच्छा, ये तो बेकार है सारा सवाल, हटाओ इसको, ये नहीं आ सकता आपके कोर्स में अब, ये आपके कोर्स से हट गया है. लास्ट सवाल फॉर द डे. Particle P is a hadron composed of only two quarks. One of them is a down quark. By considering charge, determine a possible type flavor of the other quark. अच्छा, particle P के बारे में पहले ये देख लेते हैं, लिखा हुआ क्या है. Particle P has a mass of 0.15 mu and a charge of -1 e. आज की पार्टिकल P का बोल रहे हैं, चार्ज कंसिडर करते हुए पार्टिकल P का चार्ज जो था वो क्या था, वो दिया हुआ है -1 e, ठीक है जी. -1 e दिया हुआ है पार्टिकल का पी का चार्ज, और एक बोला हुआ है उसमें से एक जो है वो डाउन क्वार्क है. कैन वी वर्क आउट द अदर क्वार्क? आई बिलीव कि अगर ये दो से बना हुआ है तो जो टोटल चार्ज होगा वो सम होगा इंडिविजुअल चार्जेस का, राइट. सो -1 e विल इक्वल्स टू डाउन क्वार्क का क्या था, डज एनीवन रिमेंबर डाउन क्वार्क का चार्ज? -1/3 e, -1/3 e. सो -1/3 e प्लस द अदर क्वार्क का चार्ज, लेट्स से दैट इज x. सो x क्या आ रहा है हमारे पास, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो दिस शुड बी वर्किंग आउट टू बी अ -2/3 e, राइट. यही आ रहा है. विच क्वार्क हैज अ चार्ज ऑफ -2/3 e? कोई क्वार्क जो हमने पढ़ा है -2/3 के चार्ज का. एनी क्वार्क, अगर कोई क्वार्क नहीं है तो उसका कोई एंटी क्वार्क में भी. Charm is 2/3, anti-up quark. Yes, anti-up या anti-charm both are correct. So we will be quoting an anti-up quark. ठीक है. We will be quoting an anti-up quark as charge on quark is -2/3 e. Right? Remember up का क्या है? Up का है, sorry, up का charge is +2/3 e. So whenever you want to make the opposite charge, degree might be there is no other quark that is possible, so you might have to go for a anti quark. और दूसरी बात ये इधर प्रूफ भी हो गया, हेड्रॉन है जिसके अंदर दो क्वार्क्स हैं, यानी मीजॉन है, मीजॉन में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है. एक क्वार्क तो आ गया तो लाजमी दूसरा वाला एंटी क्वार्क होना जरूरी था, ठीक है. सो एंटी अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ये बना रहा है हमारा मीजॉन. मुबारक हो, आपका ये पेपर भी खत्म हो गया, आसान फुसान सा पेपर था.